1000 साल से जीवित अजगर सर्प को अमरता की प्राप्ति के लिए 999 संतानों को जन्म देना होता। इस दौरान उसे शारीरिक पीड़ा सहन करनी पर इस बार परदादा को संदेह हुआ और उन्होंने महिला को काट लिया, जो दर्द में अजगर सर्प बन गई। परदादा बेहोश हो गए। होश में आने पर अजगर गायब था। गुस्से में परदादा ने पहाड़ के पीछे के सांप मंदिर को तोड़ दिया। वहाँ उन्होंने अंडे पाए। मेरे परदादा ने सांपों के अंडों को मिट्टी में दबा दिया। वह नन्हे छोटे सांपों को काटकर मिट्टी को रक्त से लाल कर दिया। उसी रात तूफान आया और हमारी पुश्तैनी हवेली ध्वस्त हो गई। परदादा वहीं जिंदा दफन हो गए। शव पर सांपों ने डेरा डाल दिया। गांव वाले इसे सांप देवता का बदला मानते थे। मेरे दादा का एक भाई गांव से डरकर भाग गया, पर वो अजीब रोग से मारा गया। अन्य भाई गांव छोड़ना चाहते थे, पर डरकर वहीं रहे। मेरी माँ के गर्भवती होने पर मेरे दादा ने माता पिता को कसम दी कि मेरे जन्म के बाद वह मुझे गाँव से ले जाए। मेरी जन्म की रात बिजली चमकी और आंधी चली। दादा ने नाग मंदिर में व्रत की सामग्री पहुंचाई, मगर वहीं पर उनकी मौत हो गई। सुबह मेरे माता पिता मुझे लेकर गांव से जाना चाहते थे, मगर घर सांपों से घिरा था। मेरे पिता ने खुद को सांपों के समक्ष समर्पित किया और उनसे वादा किया कि अगर वे उन्हें छोड़ देंगे तो सांप देवता के लिए नया नाग मंदिर बनवाएंगे। सांपों का झुंड चला गया और मेरे माता पिता ने अपनी सारी पूंजी लगाकर नाग मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद वह शहर आ गए। वहाँ एक फार्म हाउस लिया और एक रेस्टोरेंट खोला। तब से हमारे घर में सांपों ने कभी हल्ला नहीं मचाया। 18 साल तक मैं एक हरे सांप का सपना देखती रही, जो मेरे साथ बड़ा होता गया। 18वें जन्मदिन की रात वह सांप मानव रूप में बदल गया और मुझसे कहा कि मैं उसकी दुल्हन हूँ। उठकर मैंने यह घटना पिता को बताई। उन्होंने दादा का जेड पेंडेंट पहनाया, जिसे पहनने के बाद मैंने सांप का सपना देखना बंद कर दिया। मैंने जाना कि दादा के पास एक सामान का बॉक्स था, जिसमें सांप देवता से जुड़े रहस्य थे और जेड पेंडेंट भी। उसी रात नहाते समय मैंने पेंडेंट उतारकर तकिए के पास रख दिया। आधी रात में मुझे पास में ठंडी उपस्थिति का एहसास हुआ। देखना चाहा तो धक्के से गिर गई। अंधेरे में डर कर जागी और पेंडेंट को पकड़ा। पिता ने कहा था पेंडेंट सुरक्षा देता है, क्या इसलिए सांप सपनों में नहीं आता? पर अगली बार सपने में आने पर वह मुझसे गिड़गिड़ाकर कहा, जेड पेंडेंट न पहनो। 睡到半夜的时候，我感觉我身边多了个人，他身上冰冰凉凉，我想要看清楚他的模样。फिर पीली रोशनी से उड़कर दूर चला गया। सून मेरे चेहरे पर छिटक गया। गोलमोल उठी। पेंडेंट गर्म था उस ठंड के बीच। उस भयावह अनुभव के बाद पेंडेंट को फिर से पहनने का डर लगने लगा। लेकिन जैसा कि मेरे पिता ने कहा था, शायद यह पेंडेंट ही सुरक्षा की गारंटी था। मेरी समझ में पेंडेंट ने एक अदृश्य रेखा खींच रखी थी, जो मेरे और उस अज्ञात खतरे के बीच की दीवार थी। यह अनुभव मुझे उस घटना के भंवर में खींच ले गया, जिसे भुलाना कठिन था। इस पेंडेंट के साथ रहने पर मैंने जिन भयानक सपनों का सामना किया, वे शायद किसी अनजानी दुनिया के संकेत थे। रात को मुझे पता चला कि एंसिन अपने माता पिता की बातचीत के दौरान अनजाने में अपनी कहानी के राज को सुन लेती है। उसे अपने पिता से पता चलता है कि जो जेड पेंडेंट उसने पहन रखा है, वह न केवल उसे सुरक्षा देता है, बल्कि उसके अनुभव और सपनों का भी एक भाग है। एंसिन के दादा और उनके परिवार ने हमेशा फेंग शुई मास्टर के संपर्क में रहकर सफलता प्राप्त की है। उसके माता पिता पहले से ही चिंतित हैं कि वो अपने सपनों में एक अद्वितीय दुनिया में है। एंसिन को अज्ञात शक्ति के अधीन न होने की सलाह दी गई थी। एंसिन के पिता उसे जेड पेंडेंट संभाल कर रखने की सलाह देते हैं। वहीं उसके दादा का कहना था कि जो भी आरण लिया जाता है, वह कभी न कभी चुकाना ही पड़ता है। एंसिन के पिता उसे इस बात से सजग करना चाहते हैं कि एक दिन उसे भी इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होगा। पेंडेंट के बारे में एंसिन को यह विश्वास करना होगा कि यह उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसे उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। एंसिन यह सब जानकर थोड़ा आश्चर्यचकित होती है, लेकिन अपने पिता पर भरोसा करती है। देर रात पेंडेंट हटाते समय उसका विश्वास और संकोच उसे न सिर्फ सपनों से बचाता है, बल्कि उसे साहस भी देता है कि वो अपने अनिश्चित भविष्य का डटकर सामना करेगा। यह कहानी एंसिन के जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय को उजागर करती है और उसे यह समझाने का प्रयास करती है कि विश्वास और जिज्ञासा कैसे उसकी जीवन के प्रवाह को निर्मित करती है। इस दौरान एंसिन ने धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति को भी महसूस किया है। एक बार इसे चुकाने पर हम अच्छे से जीवन बिता सकेंगे। इतना कहकर वो फिर से व्यस्त हो गई और मुझे सवाल पूछने का मौका तक नहीं दिया। शाम को जब मैं स्कूल से घर लौटा तो ताईजी अनीता ने मुझे रोक लिया। मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे पास खून की एक शीशी लेने के लिए भेजा है। अनीता एक सिरिंज पकड़े खड़ी थी और मैं सहज रूप से पीछे हट गया। ताईजी, मेरी तबीयत कमजोर है, मुझे खून नहीं देना चाहिए। मेरे पिता का सबसे अधिक इससे संबंधित यही निर्देश था कि मुझे अपना खून या बाल किसी को नहीं देना है। जब मैं छोटा था तो मेरे चाची चाचा ने मेरे घर आकर मेरा खून लेने के लिए गुप्त रूप से कोशिश की थी, लेकिन मेरे पिता समय पर पहुंच गए और इसके लिए चाचा के साथ लड़ाई भी हुई थी। आज सुबह मेरे मम्मी पापा ने खून की बात की और अब अचानक ताईजी सामने आ गई। मैंने सोचा कि ये मामला साधारण नहीं है। ताईजी के हाथ में सिरिंज देखकर मैं पूरा सरतक हो गया। अनीता मेरे इनकार करने पर नाराज होकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरे हाथ को पकड़कर सिरिंज से खून लेना चाहती थी। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया। अनीता ने हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मार दिया और फिर मेरी बालों को पकड़कर लगभग गाली की तरह मेरे खून लेने की कोशिश की। मैंने दर्द से बचकर उसकी सिरिंज से बचने की कोशिश की और जब उसका ध्यान पूरी तरह से खून लेने पर था, तब मैंने उसके पैर पर जोर से मारा और भाग गया। लेकिन कुछ कदम पर ही कुछ लोग मुझे रोकने के लिए खड़े हुए। अनीता तिलमिलाते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, इसे पकड़ो और खून लो। मेरे डर से जैसे ही बाउंसर मेरे पास आने लगे, मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मेरा हाथ पकड़ने वाला हाथ ढीला हो गया। अनीता की तीव्र चीख ने मेरे कदमों को रोका। वह बेतहाशा बाउंसरों को घर से भगाने के लिए चिल्ला रही थी। मैंने दौड़कर देखा कि दरवाजे पर एक कार और काले सूट में बाउंसर खड़े हैं। घर के अंदर चाचा मुझ पर गुस्सा हो रहे थे कि मैं भी उनके बेटे के फैसले लेना शुरू करा। पिताजी ने शांत करने की कोशिश की, पर बहस गर्म हो गई। पापा ने याद दिलाया कि उनका बेटा ही उनका सहारा होगा। चाचा की एक बेटी है, वहाँ हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। अनीता मेरे चाचा की बेटी है। पापा के चिल्लाने के बाद चाचा अंदर आकर मुझसे बेवजह गुस्सा करने लगे कि मैं अनीता के फैसले खुद लेने दूं। चाचा ने मेरी ओर इशारा किया और जोर में बोले, उसे उसके जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने दीजिए। हालात तब और बिगड़े जब चाचा ने यह भी याद दिलाया कि हमारे परिवार में कौन कौन है। जिक्र छिड़ा कि किसका बेटा होता और बेटियां सिर्फ किसकी होती। पापा ने कहा कि ध्यान रहे, संतोष केवल बेटी है, उसका मामला मेरे बेटे पर न छोड़े। मेरी मां ने उनकी आंखों में आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि जेड पेंडेंट कभी मत खोना। परिवार के लिए जो कर्ज लिया गया है उसे चुकाना होगा। बहस के बीच से समझ आया कैसे पापा ने परिवार की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता रखा और मुझे अपनी समस्या खुद सुलझाने पर जोर दिया। शायद चाचा की चिंता और गुस्से के पीछे उनका अनुशासन ही था।
मैंने अपनी माँ को एक और खींचकर धीरे से कहा, मैं अनीता से मिली। मेरी माँ का चेहरा अनीता का नाम सुनते ही सफेद पड़ गया। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? माँ ने पूछा। वो मेरा खून निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसा कर नहीं सकी। जैसे ही मैंने यह कहा माँ का मूड खराब हो गया और उन्होंने झाड़ू उठाकर मेरे चाचा की ओर फेंकी। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ का स्वागत नहीं बने रह सकते, चाचा ने कहा। जैसे ही एक बाउंसर ने अपना बॉक्स खोला, माँ ने चाचा पर झाड़ू फेंका। यहाँ से बाहर जाओ और मुझे फिर कभी मत दिखना। चाचा ने बाहर निकलते हुए गुस्से में कहा, तुम एक शौकीन औरत हो, मूर्ख मत बनो। अपना कालिख भरा पैसा लेकर यहाँ से चलो। जब तांगबो की बदसलूकी के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, मेरी माँ गुस्से से लाल हो गई और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उनसे पूछा, माँ तांगबो यहाँ क्यों आया था? उन्होंने आंसुओं के बीच बताया कि तांगबो की योजना थी कि मुझे सर्प देवता को शांत करने के लिए इस्तेमाल करे। पिताजी चिंतित होकर बाहर आए और कहा, मेरे बेटे, मेरा खून नहीं निकलने दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अपने जेड पेंडेंट को हमेशा पहने रखना। मैंने पेंडेंट को निकाला और उन्हें दिखाया। पिताजी ने बताया कि तांगबो बीमार है और गुरु के अनुसार मेरे खून से ही सर्प देवता को शांत किया जा सकता है। मैंने पूछा, बेचारा क्या तांगबो का खून नहीं लिया जा सकता? और आनिंग क्या है? यह सुनकर पिताजी गुस्से में बोले, तांगबो ने सर्प देवता के मंदिर में पेशाब कर दिया था और अब उसका श्राप लाद दिया गया है। वह अब दुखी होकर हमारी परिवार की लड़की के खून की मांग कर रहा है। हमने आनिंग को बड़ी मेहनत से पाला है, इसके बारे में कभी मत सोचना। माँ ने अपना धैर्य खो दिया और पिताजी को आह्वान किया कि अगर आनिंग को सर्प देवता को शांत करने के लिए भेजा गया तो वह अपनी जान दे देंगी। पिताजी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि जन्म से ही तांगबो की मेरे खिलाफ यह योजना थी। अब जब तांगबो ने खुद अपने परिवार पर यह समस्या लादी है तो उन्हें मेरी आवश्यकता है, लेकिन मेरी सुरक्षा माता पिता के लिए सर्वोपरि है। सर्प देवता के पूर्वजों के श्राप का बोझ तब से लाद दिया गया है। हमारे लिए अंतर्निहित अस्तित्व का खतरा बना हुआ है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं सकते। हमें अपने परिवार की सुरक्षा करते रहना है।